हाँ, मैं उसे चाहता था। मैं उसे पागलों की तरह चाहता था। पहली बार जब उसने एक कैफ़े में मेरी कलाई छुई और पूछा कि क्या मैं ठीक हूँ, तो मुझे उस स्पर्श का एहसास पूरे दिन होता रहा। ये सिर्फ शारीरिक आकर्षण नहीं था, हालांकि भगवान गवाह है कि वह भी बहुत था। ये उसके साथ होने पर मेरे शरीर को मिलने वाले सुकून का एहसास था। लीह लियाह के साथ मैं खुलकर सांस ले सकता था। मैं बेवकूफ़ी भरी बातें कर सकता था। मैं थका हुआ हो सकता था। मैं बिना किसी डर के, बिना यह सोचे कि मुझे जज किया जा रहा है, बस खामोश बैठ सकता था। शुरुआत ऐसी ही हुई थी, फिर यह कुछ वास्तविक बन गया, एक अफेयर। मैंने हमेशा सोचा था कि मैं उस तरह का घटिया इंसान नहीं हूँ। पता चला कि मैं वहीं था। और सबसे बुरी बात यह थी कि उसने मुझे उस तरह से खुश किया जैसा मैं लंबे समय से नहीं हुआ था। 3 महीने 3 महीने तक पार्किंग लॉट में बैठकर मैसेज डिलीट करना, घर जाने से पहले आईने में अपना कॉलर चेक करना, अपनी प्लेलिस्ट से केट बुश और द वीकेंड के गाने हटाना। वे छोटी छोटी निशानियाँ जो उसने अनजाने में छोड़ दी थीं। 3 महीने तक धड़कते दिल के साथ अपने ही घर वापस आना और यह सोचना कि क्या आज की रात जैकी जैकी मेरी आंखों में देखकर सब समझ जाएगी। उसने मुझे एक से ज़्यादा बार पकड़ ही लिया था। कोई सुनहरा बाल मिलना तो बहुत आसान होता। जैकी के बाल काली स्याही की तरह घुंघराले थे। मैं हर चीज़ को लेकर सावधान हो गया था। अपने कपड़े झाड़ना, अंदर कदम रखने से पहले खुद को चेक करना। लेकिन वे छोटी चीज़ें थीं जिन्होंने लगभग मेरा राज खोल दिया था। मेरी त्वचा पर संतरे की खुशबू वाली हैंड क्रीम, एक होटल की रसीद जो मैं अपने कोट की जेब में भूल गया था। एक रात मेज़ पर मेरे फ़ोन की स्क्रीन चमक उठी और इससे पहले कि मैं उसे पलट पाता, जैकी की नज़र उस पर पड़ गई। वह 1 मिनट तक कुछ नहीं बोली। फिर उसने पूछा, क्या तुम्हारे स्टूडेंट्स तुम्हें आमतौर पर आधी रात के बाद मैसेज करते हैं? मैंने कहा कि लीह मेरी स्टूडेंट नहीं थी। मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों कहा। शायद इसलिए क्योंकि मेरा एक हिस्सा पहले ही गुनाह कबूल कर रहा था। जैकी ने बस मुझे देखा। वह मेरा सवाल नहीं था। उसने कहा, मैं एक घटिया पति था, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने झूठ बोला और सवालों से बचता रहा। सच तो यह है कि शादी मुझ पर इतनी भारी पड़ने लगी थी कि मैंने उन चीज़ों को देखना बंद कर दिया जो मायने रखती थीं, या मैंने उन्हें देखा और कुछ नहीं किया। ली से मिलने से कुछ समय पहले से ही जैकी बीमार दिखने लगी थी। मैंने एक दो बार पूछा कि क्या वह ठीक है। उसने बात टाल दी, कहा कि वह अपनी फैसिलिटी के डॉक्टरों को दिखा लेगी। उसने कहा कि यह कुछ नहीं है, बस काम पर मिली एक नई दवा है। लंबे घंटे, दबाव और हर कोई बस काम के बोझ तले दबा है। और मैंने इसे अनदेखा करने के बहाने के रूप में लिया, ताकि मैं देर तक बाहर रह सकूं, ताकि मैं लीह के साथ ज़्यादा रातें बिता सकूं। उस वक्त भी, लीह के साथ होते हुए भी, जैकी को उस हालत में देखना मुझे अंदर तक झकझोर देता था। यही वह हिस्सा है जिसे लोग नहीं समझेंगे। मैं अब भी उसे चाहता था, उस तरह नहीं जिस तरह मैं लीह को चाहता था, लेकिन मैं अपनी पत्नी को देखता और मुझे अब भी वही औरत नजर आती जिसे पाने के लिए मैं कभी किसी भी हद तक जा सकता था। लीह ने आखिरकार मुझे चुनने पर मजबूर किया। हम उस कमरे में थे जो उसने शहर के बाहर किराए पर लिया था। उसने सबको बताया था कि उसकी कोई वर्कशॉप है, ऐसा ही कुछ बहाना बनाया था। वह बिस्तर पर बैठी थी और हमारे बीच खाने के डिब्बे रखे थे। वह थकी हुई लग रही थी, एक शांत तरीके से टूटी हुई, जैसे कोई इंसान उस आदमी का इंतज़ार करते करते थक गया हो, जो बार बार किसी और के पास घर चला जाता है। मैं वह जगह बनकर नहीं रह सकती जहाँ तुम छिपने आते हो, उसने कहा। और मैं बस उसके घने सुनहरे बालों में अपना चेहरा छिपाने और वहीं गायब हो जाने के बारे में सोच रहा था, बिल्कुल उस पुराने गन्स एंड रोजेज़ के गाने की तरह। मैंने उसे देखा। उसके नंगे पैर उसके नीचे मुड़े हुए थे। मेरा स्वेटशर्ट उसके कंधे से ढका हुआ था। उसका चेहरा साफ था, चोट खाया हुआ, फिर भी कोमल। तो मैंने पूछा, तो या तो तुम छोड़ दो, उसने कहा, या फिर यहाँ आना बंद कर दो। मेरा गला सूख गया, सीने में कुछ खिंचाव महसूस हुआ और मैंने कहा, मुझे नहीं पता कि इन दोनों में से कोई भी काम कैसे करूं। उसने मुझे एक पल के लिए देखा, जैसे वह कुछ कहने वाली हो, और फिर अपना मन बदल लिया।
इसके बजाय वह थोड़ा अनिश्चित होकर आगे बढ़ी और मुझे धीरे से चूमा। उसका हाथ मेरी बाह पर ऐसे टिका था जैसे उसे यकीन न हो कि मैं कल भी वहाँ रहूँगा या नहीं। उसी रात जैकी ने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसके साथ उत्तर की झील के पास वाले केबिन में चलूँगा। 2 रातें, कोई काम नहीं, कोई बहाना नहीं, सिर्फ हम दोनों। जाहिर है इसने मुझे हैरान कर दिया, लेकिन मुझे तब समझ जाना चाहिए था कि वह जितना दिखा रही थी उससे कहीं ज़्यादा जानती थी। केबिन के मालिक ने हमसे कहा था कि बर्फ़ पर ज़्यादा दूर मत जाना। उसने कहा था जब तक ठोस दिखती है तब तक ही ठोस है। अगली सुबह जब जैकी बाथरूम में थी, लीह का मैसेज आया, अगर तुम्हारा इरादा पक्का है तो मैं आज रात इंतज़ार करूँगी। जैकी बाहर आई और उसने मेरा चेहरा देखा। उसने फ़ोन देखने के लिए नहीं कहा, उसे ज़रूरत नहीं थी। वह कौन है? उसने पूछा। मैंने झूठ बोला, बहुत बुरी तरह से। उसने मुझे एक लंबे पल तक घूर कर देखा, फिर बहुत धीरे से कहा, मेरे साथ ऐसा मत करो। उसने अपना कोट पहना और झील की ओर चल दी। मैं उसके पीछे गया। ठंडी हवा से मेरा गला जल रहा था। मेरे जूतों के नीचे बर्फ़ चरमरा रही थी। वह उस गहरे रंग के कोट में बहुत दुबली लग रही थी, इतनी खूबसूरत, इतनी नाजुक। वह किनारे के पास रुकी और मेरी तरफ मुड़ी। वह कौन है? उसने फिर पूछा। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, वही जवाब काफ़ी था। उसने एक बार सिर हिलाया, मुझसे मुड़ी और तेज़ी से चलने लगी। मैंने आगे बर्फ़ पर एक गहरा धब्बा देखा। मैं जानता था कि इसका क्या मतलब है। मुझे वह बिल्कुल साफ याद है। मैं जानता था। जैकी, मैंने पुकारा, वापस आ जाओ। मुझे यकीन नहीं था कि उसने मुझे सुना या नहीं। वह चलती रही। मैंने अपने होंठ कस लिए। तभी बर्फ़ चटक गई। वह आवाज़ बहुत तीखी और डरावनी थी। वह ज़ोर से गिरी। पहले एक पैर अंदर गया, फिर दोनों, और अचानक वह सीने तक काले ठंडे पानी में थी। बर्फ़ के किनारों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। जब उसने मुड़कर मुझे देखा, उसका वह चेहरा, हे भगवान! मैं हर रात सपने में वही चेहरा देखता हूँ। ये मेरी अनंत सज़ा है, उसका एक हिस्सा। मैं भागा। मैं वाकई भागा था, लेकिन किसी बेहद घटिया वजह से मैं तुरंत नहीं भागा। वहाँ 1 सेकंड की देरी थी, शायद उससे भी कम। एक छोटा सा गंदा सेकंड जब मैंने सोचा, अगर यह मर गई तो मुझे चुनना नहीं पड़ेगा। फिर मैं हिला। मैं बर्फ़ पर लेट गया, उसकी ओर हाथ बढ़ाया। महसूस किया कि बर्फ़ मेरे नीचे भी टूट रही है। बर्फीला पानी चाकुओं की तरह मेरे हाथों पर लग रहा था। उसने एक बार मेरी कलाई पकड़ी। मैं अब भी उसके नाखूनों को महसूस कर सकता हूँ। फिर मैं खुद को अंदर गिरने से बचाने के लिए एक पल के लिए पीछे झटका, और वह ज़रा सा पीछे हटना ही काफ़ी था। जब तक मैं दोबारा आगे झपटा, वह जा चुकी थी। उसके बाद वहाँ सायरन की आवाज़ें थीं, लोग थे, मेरे कंधों पर एक कंबल था। किसी ने उसका नाम लिया, किसी ने मेरा। मुझे और कुछ ज़्यादा याद नहीं। मैं सीधे लीह के पास गया। मुझे उसकी ज़रूरत थी। बर्फ़ वाली घटना के बाद यह सबसे बदसूरत सच है। मेरी पत्नी अभी अभी मरी थी, और मैं फिर भी उस औरत के पास गया जिसके लिए मैं उसे छोड़ने वाला था। उसके कमरे का दरवाज़ा खुला था। यह तुरंत ही गलत लगा, लेकिन फिर भी मैंने उसे धकेला। कमरा बहुत खाली था। न कपड़े, न किताबें, न फर्श पर कोई बैग, बिखरा हुआ नहीं, बल्कि खाली। मैं कुछ कदम अंदर गया और मैंने उसे देखा। उसका सिंक, एक बैज। नाम पर नज़र पड़ने से पहले ही मुझे उसकी जानी पहचानी आकृति समझ आ गई। जैकी का नाम। उसके नीचे एक केस में 3 कांच की छोटी शीशियाँ, और उनके बगल में एक कागज़। वह किसी के नाम नहीं था, लेकिन मैं जानता था कि वह मेरे लिए था। मुझे नोट का एक एक शब्द याद नहीं है। सब कुछ धुंधला होने लगा था, जैसे मैं बेहोश हो जाऊंगा। लेकिन मुझे याद है कि उसका मतलब क्या था। वह कुछ ऐसा था जो वह मुझसे कह नहीं सकी। शायद कुछ ऐसा जो मुझे कभी पढ़ना ही नहीं था। उसने खुद को बदलने के लिए उस प्रायोगिक दवा, एक्सपेरिमेंटल ड्रग का इस्तेमाल किया था, ताकि वह और कोमल और मिलनसार बन सके। कोई ऐसी जिसे मैं प्यार कर सकूं। लीह ही जैकी थी, जैकी ही लीह थी। शायद उस वक्त मैं पूरी तरह टूट गया। आप वह एहसास जानते हैं जब सब कुछ शांत और दूर हो जाता है, जैसे आप खुद के शरीर से बाहर निकल गए हों और वापस अंदर न जा पा रहे हों। मुझे याद है कि मैंने सिंक को कसकर पकड़ा था, खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, इसे समझने की कोशिश कर रहा था।
मैंने खुद से कहा कि लीह और जैकी एक ही औरत थी। उस विचार को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वहाँ टिक नहीं पाया। मेरा दिमाग उन दो अलग औरतों को एक ही इंसान के रूप में स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। नोट के अंत में उसने लिखा था कि उसने सब साफ देख लिया है। मैंने उससे प्यार नहीं किया, बल्कि मैंने उस दवा से और उसने उसे जो बना दिया था उससे प्यार किया। यह जानकर वह अंदर से टूट गई थी, लेकिन फिर भी वह रुक नहीं सकी। उसे खुद के उस एकमात्र रूप की लत लग गई थी जिसे मैंने कभी चुना था। मैं अब इसे समझ पा रहा हूँ, वह सही थी। मेरे अंदर एक ऐसा खोखलापन है जहाँ सच्चा प्यार भी जिंदा नहीं रह सकता।